हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो कल का जो एनालिसिस था वो मुझसे छूट गया था, तो मैं उसको आज कवर कर रहा हूँ, अगस्त 31 का। तो इसमें जो भी आर्टिकल मैं डिस्कस करूँगा, मैं उसका समरी आपको बताऊँगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूँगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो इन दोनों ही कोर्सेज में हम आपको स्पेशली फाउंडेशनल कोर्स में कंप्रिहेंसिव कवरेज देने का प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। इसी के साथ कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, आपको रिमेडियल क्लासेस दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है, तो ये जो आर्टिकल है आप जीएस पेपर स्पेशली 3 एनवायरनमेंट से लिंक करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डिफरेंट नेशंस है वर्ल्ड में उनको किस तरीके से एथिकली डिसीजंस लेना चाहिए, तभी जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हीट वेव्स, सी लेवल राइज, फ्लैश फ्लड जैसे जो प्रॉब्लम है वो रेकरिंग हो रहे हैं। और साउथ एशिया में भी स्पेशली इंडिया में देखें तो भी आप केरला फ्लड 2018, फिर आपके उत्तराखंड में कंटिन्यूसली हम क्या है ईयर आफ्टर ईयर ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। अरुणाचल में लैंडस्लाइड हो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हो, या फिर आपके सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो। और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो क्या यूएसए और क्या आपके जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशंस है, तो सभी नेशंस में क्या है प्रॉब्लम फेस हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए अभी जो क्लाइमेट एक्शन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेगमेंटेशन बना हुआ है। जो ग्लोब है वो आपके डिफरेंट हिस्सों में बट चुका है और डिफरेंट जो अननेसेसरी चीज़ों में जूझ रहा है। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट एशिया में अगर देखें तो जिसको हम नेगोशिएशंस के ज़रिए 2 स्टेट सोल्यूशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, उसमें अभी प्रॉब्लम चल रहा है। सेकेंडली आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख सकते हैं। थर्डली जो आपके यूएस का ट्रेड टैरिफ जो है, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आपके जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं ग्लोब के, लाइक क्लाइमेट चेंज, rising threat of terrorism, rising poverty, malnutrition, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इन सभी मुद्दों में हमें ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना ज़रूरी है। तो इसमें अभी ये सजेशन दिया गया है कि हमने सजेशन से पहले ये चीज़ें बताई गई है कि 1972 से ही जब स्टॉकहोम आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे लेके 1992 के रियो दी जेनेरियो आर्ट समिट हो, या फिर आपके 1997 का कियोटो प्रोटोकॉल टू टिल पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ 2015, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। डिफरेंट तरीके से क्या किया गया, नेशंस को कन्विंस्ड किया गया, बाउंड किया गया टू टेक क्लाइमेट एक्शन। बट स्टिल हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोब फ्रेगमेंट होने की वजह से क्लाइमेट एक्शन जो है वो आपका स्टेक पे आ गया है। तो अभी इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है, इस आर्टिकल में 3 तरह के सुझाव या फिर सजेशंस दिए गए हैं जिनको आप मेंस में जब पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1 कि हर देश को डोमेस्टिक लेवल पे
जो एक्शंस है वो लेने ज़रूरी है। इसमें कहीं मेंशन होगा कि फर्स्ट हमें क्लाइमेट एक्शन के लिए डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी को लेना होगा, और डोमेस्टिक जब स्ट्रैटेजी लेंगे तो उसमें हमें क्लाइमेट को इकोनॉमी के साथ जोड़ के देखना होगा, क्योंकि इकोनॉमी की वजह से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ। तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक लेवल पे ग्रीन ट्रांजिशन करना, ग्रीन इंडस्ट्री बनाना, ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना, ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करना, एग्रीकल्चर में आपके सोलर पंप जैसे पीएम कुसुम लिया गया है उनको और रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो उन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ वाटर को सेव करने के लिए हम लोग माइनर इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, शॉर्ट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड में हम रूफटॉप सोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पीएम सूर्य घर योजना। इनको रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक लेवल पे। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमें जो बायलैटरल फोरम्स है उनके ज़रिए या फिर बायलैटरल जो डीलिंग होती है विथ डिफरेंट नेशन, लाइक अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप किया ताकि हम लिथियम को सिक्योर कर सके फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकेंगे, उससे पोल्यूशन को कर्व किया जा सकेगा। ओके, थर्डली अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीलैटरल फोरम है उसमें हम बेटर कोalition को बिल्ड कर सकते हैं, अजाइल कोalition बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है लॉन्च्ड बाय इंडिया, फिर जो आपके मैनग्रोव अलायंस है टू प्रोटेक्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, थर्डली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड को फंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो उसको हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशंस में, हमारे एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। आने वाला जो COP30 है इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये डिबेट नहीं करना है कि कौन कितना क्या दायित्व लेने वाला है। इसमें ज़रूरी है कि हर नेशन को दायित्व लेना ज़रूरी है अपने अपने लेवल पे, अपने टेक्नोलॉजी और अपने फंडिंग के हिसाब से, और एक दूसरे को मदद करनी ज़रूरी है। डेवलप नेशंस अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस को मदद करें। डेवलपिंग नेशंस जो है वो आपके अदर जो अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका के या फिर एशिया के, नॉर्थ अमेरिका नहीं सॉरी साउथ अमेरिका या फिर एशिया के जो आपके गरीब देश हैं उनको मदद करें। तब क्या है, हम क्लाइमेट एक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ है। जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है जिससे गंगा का ओरिजिन होता है, तो उसमें आपका जो स्नो है वो काफ़ी फास्ट मेल्ट हो रहा है देन यूजुअल। तो इसमें वही बताया गया है, इज द गंगोत्री ग्लेशियर लूजिंग स्नो अर्लियर देन यूजुअल। तो इसके पीछे भी क्या है, क्लाइमेट चेंज एक वजह है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो आपके ग्लेशियर्स मेल्टिंग होना हो, ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग होने से आपके क्या होते हैं, रिवर में ओवर फ्लडिंग होना हो, आपके जो रिवर वैली रीजन में है उसमें आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर लाइक फ्लड आना हो, या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपके जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है वैसे तरह के जो प्रॉब्लम है वो हो, या फिर आपके जो राइजिंग सी लेवल है जिससे कोस्टल नेशंस जो है या फिर जो आइलैंड नेशंस है उनको जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो ये पहला जो आर्टिकल है इससे दूसरा वाला जुड़ा हुआ है, तो इसको हम समझेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपको जब एग्जाम्पल देंगे आप एग्ज़ाम में तो इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। बाकी गंगा का आपका सोर्स क्या है, गंगोत्री है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हम प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे भी लेवल हाई होगा, लेकिन इसी पॉइंट से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ओके, बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि मैं चीज़ों को ब्रीफ बता रहा हूं, तो इनको एक बार आप और देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है हाउ द वेडिंग मार्केट परपिचुएट्स डाउरी कल्चर। तो किस तरीके से जो दहेज का कल्चर है उसको वेडिंग मार्केट परपिचुएट कर रही है। काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। एक तो जो है आपका ध्यान रखिएगा इसमें कि रिसर्च शोज दैट एन एवरेज इंडियन फैमिलीज एक्सपेंडिचर ऑन वेडिंग इज अबाउट 3 times इट्स एनुअल इनकम। तो 3 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं जितना एनुअल इनकम होता है। तो इससे आप देख सकते हैं अगर किसी पेरेंट के 2-3 बच्चे हैं तो उनका जो आपका कमाई है
ओके, लगभग आपका 10-15 साल का कमाई तो शादी में ही खर्च हो जाता है। तो इसमें स्टार्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से किया है कि इफ़ डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ टैरिफ इंडिया हैज़ वेडिंग। ओके, तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आपका जो अपकमिंग वेडिंग सीजन है वो क्या करेगा, आपका इंडिया का इकोनॉमी को जो डिमांड चाहिए वो, या फिर जो कंजम्पशन चाहिए फॉर ग्रोथ, वो आराम से दे देगा। लगभग 130 बिलियन डॉलर का वेडिंग मार्केट है इंडिया का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका वेडिंग मार्केट जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है इकोनॉमी को। सेकेंड लार्जेस्ट इन द कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग नियरली 1 करोड़ जॉब। तो 1 करोड़ जॉब क्या करता है, जनरेट करता है। इतना ज़्यादा पोटेंशियलिटी है इंडिया के वेडिंग मार्केट में, और एवरी सेक्टर ऑलमोस्ट कैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी में कहीं होगा, ये रहा, तो इसमें आपका डेकोरेटर्स हो, फोटोग्राफर्स हो, वीडियोग्राफर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, वेडिंग प्लानर्स हो, एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हो, इवन मैच मेकर हो। तो काफ़ी इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट को ये क्या करता है, ग्रोथ देता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, वो ज़रूरी बात है। एक तो बहुत ज़्यादा जो डेट होता है, वो बर्डन जो होता है फैमिली के ऊपर रहता है कि बहुत ज़्यादा उधार लेना, क्योंकि इतना पैसा एक समय पे जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, फैमिली किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं या फिर बैंक से भी लोन ले लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उनके ऊपर एक डेट हैंग रहता है, एक डेट का जो बर्डन रहता है वो बढ़ जाता है। और बहुत समय पे क्या होता है, इन सभी चीज़ों के चलते सुसाइडल भी टेंडेंसीज भी लोगों के अंदर देखी जाती है, जो बिग फैट वेडिंग है। तो ये बिग फैट वेडिंग के ऊपर ऑलरेडी एपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, फिर सेकेंडली आपके क्या है, इतने ज़्यादा खर्च करने के बाद क्या है, जब शादी अभी जब आपका मैरिज अगर एब्यूसिव हुआ, तो जो आपके डॉटर है उसके फैमिली के लोग फोर्स करते रहते हैं कि मैरिज में इंटैक्ट रहना है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च हुआ है, और इससे इसके साथ रेस्पेक्ट का भी एक बात आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली क्या करती है, फैमिली को काफ़ी दिक्कत में डालती है। और जो आपके लड़के वाले फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं अपने तरफ से, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपकी लड़की वाली फैमिली है वो क्या करे, पैसे का आपका भरण करे। तो इससे क्या होता है, लड़की के ऊपर टॉर्चर होना, डाउरी कल्चर का प्रमोट होना, डाउरी डेथ होना, ये सभी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो इसका जैसे हमने ब्राइट साइड देखा कि ये इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूट करता है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है, लेकिन इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट इज टॉप कोर्ट्स ऑर्डर ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर हाल ही में क्या हुआ, आपके कुछ समय रायना करके शायद, यस ये रहा, स्टैंड अप कॉमेडियन है समय रायना। तो उन्होंने क्या किया, आपके कॉमेडी के बीच में ही ऐसे कुछ टिप्पणी की है जिससे आपका जो स्पेशल एबिलिटी के जो आपके पॉपुलेशन होते हैं, ओके, तो आजकल आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी की जगह स्पेशल एबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसान जो काम नॉर्मली कर सकते हैं वो आपके प्रॉब्लम होने के बाद भी उसको करते हैं। जैसे किसी के पास आपके आँख ना होना, उसके बाद भी वो पढ़ के अगर आईएएस बन सकता है, तो जो जिसके पास आँख है नॉर्मली जो पढ़ सकता है, तो उससे वो क्या हुआ, जिसके पास आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम है वो स्पेशली एबल्ड हो गया, उनके पास एबिलिटी है। तो इसीलिए आजकल कहा जाता है स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। तो समय रायना ने क्या किया, अपने कॉमेडी में इस तरीके का कुछ टिप्पणी की, जिससे क्या हुआ, आपका ये जो पूरा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को आपके अर्ज किया है, ये रहा ऊपर कि ऑन 25 अगस्त सुप्रीम कोर्ट अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट कि वो गाइडलाइन फ्रेम करे स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो आपके फ्री स्पीच है उसके ऊपर, जो आप अभी फ्री स्पीच में अभी समय रायना ने जो चीज़ें कही, उन्होंने क्यों कही, ताकि उसमें हंसी आए, उसका जो कॉमर्शियलाइजेशन है उनका प्रमोशन हो, उनके वीडियोस की व्यूज़ बढ़े। तो ये आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये नो डाउट हमारा
आपका क्या है, काफ़ी दूर तक अगर देखे तो काफ़ी एब्सोल्यूट जैसा राइट है। ये पूरा एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। ओके, तो अभी ज़रूरी क्या है कि आपका जो सोशल मीडिया है, जो कमर्शलाइजेशन करता है या फिर अपने आप को प्रमोट करता है, उससे कमाता है, तो उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो क्या करे, किसी के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स रखे या फिर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे या फिर किसी का इंसल्ट करे। तो इसीलिए क्या है, कमर्शियलाइजेशन, जो कमर्शियल फ्री स्पीच हो रहा है उसके ऊपर आपके रेगुलेशन लाने के लिए, गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर या फिर ऑर्डर नहीं दिया है, एग्जैक्टली अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है। तो अभी इसमें पूरा मुद्दा ये उठ के आया, डिफरेंट जो केसेस है उनके बारे में बात किया गया है। तो अगर पास्ट में हम देखें तो जो आपका श्रेया सिंगल केस था 2017 के लगभग शायद था वो, तो इसमें कहीं मेंशन होगा तो ये रहा 2015 में था। तो श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ, जो सुप्रीम आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आईटी एक्ट 2000 था उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 66A। तो ये बहुत काफ़ी वेग था कि अगर किसी ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया, किसी को अनॉयंस लगा, वो इंसल्ट फील हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, ये आपका केस कर सकता है। तो इससे क्या होगा, लोग कुछ भी कहेंगे तो किसी को ऑफेंसिव लगेगा, तो अगर वो जाके केस कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेसी का आपका क्रेडेंशियल होता है, प्रिंसिपल होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो वायलेट हो जाएगा और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ आपके, अगर आप थोड़ा पुराना केस देखें तो इसमें आपका हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 का केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, ओके, क्योंकि अभी एडवर्टाइजिंग भी क्या है, शॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही आता है कि कोई अपना प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसमें अगर आपके ऐसे चीज़ें रहे जो मिसलीडिंग हो या फिर आपके सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को या फिर किसी पर्सन को इंसल्ट कर रही है, ओके, तो वो चीज़ें आपकी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। उसके ऊपर आपका कर्व लगना, रेस्ट्रिक्शंस लगना ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, वो अगर कमर्शियल पर्पस से यूज़ कर रहा है तो उसको सोसाइटी का जो सेंसिटिविटी है, ओके, उस सेंसिटिविटी को उनको ध्यान में रखना होगा। जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर गलत टिप्पणी करना या फिर एडवर्टाइजिंग करना, ये आपका दूसरे का जो राइट टू डिग्निटी है उसको वायलेट करेगा। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसमें क्या है, ज़रूरी है कि एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस तरह का जब अर्ज मिला है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेगी या फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर लाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, तो उससे क्या है, इन जनरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्रिमिनलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। बाकी आपका जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ डिफाइंड ग्राउंड्स में ही उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर हार्म करता है, सिक्योरिटी को हार्म करता है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को अगर हार्म करता है, पब्लिक ऑर्डर को हार्म करता है, डिसेंसी और मोरालिटी को हार्म करता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, डिफेमेशन होता है या फिर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होता है। तो इन सभी ग्राउंड में क्या किया जा सकता है, 7-8 ग्राउंड है, 8 ग्राउंड, तो इन 8 ग्राउंड में ही आपका रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई व्यक्ति कुछ आइडिया दे रहा है सोसाइटी के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, तो उसको हमेशा वेलकम है। लेकिन कोई एक ऐसा टिप्पणी करेगा जिससे उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, उसकी कमाई बढ़ेगी, तो वैसे चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ये सोसाइटी में जो हर इंसान है उनको इंसल्ट करना, उनके डिग्निटी को आपका या फिर कम्युनिटी का डिग्निटी को हार्म करना को हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। ये क्या है, एक शॉर्ट ऑफ वल्गैरिटी ही हो जाती है या एब्सॉर्डिटी इसको कह सकते हैं। तो वही सभी चीज़ें क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशंस में लिखी गई है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आने की संभावनाएं काफ़ी रहेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका और एक केस था, ओके, तो मैं भूल गया उनका जो कुछ रणवीर इलाहाबादिया करके है, ओके, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल,
तो कल कल हमारे ऑनरेबल पीएम आपके चाइना पहुंचे और आज जो एससीओ का समिट है उनको उसको अटेंड करने वाले हैं। और कल उन्होंने आपके जो डिफरेंट लीडर्स है उनसे मीटिंग की, मुलाकात की, जैसे आपके नंबर 1 प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, सेकेंडली आपके रशियन लीडर पुतिन, और इसमें आपके जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने पीएम मोदी से फ़ोन में बात की कि वो क्या करे, आपके जो पीस है उसके लिए रशिया को कन्वे करे। तो इसमें अभी क्या है, आपके जो ये डिस्कशन है तो इसमें देखा जाना होगा कि किस तरीके से इसका आउटकम निकल के आता है। तो आज का जो एनालिसिस होगा अभी हमारा टीम बना रही है, तो उसमें चीज़ों को हम फर्दर अपडेट कर देंगे। बाकी इसमें और कुछ आपकी ऑकवर्ड मीट्स भी हो सकती है। तो ऑकवर्ड मीट में क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 आपका इसमें पाकिस्तान भी अटेंड कर रहा है इसको। तो ये आपके जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा आफ्टर पहलगाम अटैक, तो उसके बाद फेस टू फेस मीट होने वाला है। तो देखा जाना है कि इसमें किस तरीके से क्या चर्चाएं होती है, वो आज हमें पता चलेगा। सेकेंडली आपका जो टर्की है, जो आपका टर्की का प्रेसिडेंट है रेसेप तायिप एर्दोगन, वो भी इसमें विजिट कर रहे हैं, जो आपके क्या है पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। इसी के साथ जो इंडोनेशिया है ये भी आपके इसमें रहेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये आपके गाज़ा के ऊपर कुछ स्टेटमेंट ला सकते हैं, कुछ रेजोल्यूशन ला सकते हैं। तो देखा जाना है कि उसमें हमारे देश का क्या स्टैंड रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आज डेवलप होने वाली है। बाकी चाइना के साथ जो डेवलपमेंट है, हमने देखा कि कजान में जो ब्रिक्स समिट था उस 2024 का, उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई है। इकोनॉमिक के फ्रंट में स्पेशली, और आपके देखा जाना है स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे क्या निकल के आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है, इसमें आपका जो ट्रम्प एक्सीड्स अथॉरिटी टू इम्पोज स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ रूल्स फेडरल कोर्ट। तो जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने रूलिंग दी है कि ट्रम्प ने अपना जो अथॉरिटी है उसको एक्सीड किया है, कि इस तरीके का जो स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ है जो लगाया गया है, तो ये काफ़ी डिसरप्टिव है। ये डिसरप्टिव है नॉट ओनली फॉर ग्लोबल ट्रेड बट ऑल्सो फॉर बायलैटरल रिलेशन ऑफ यूएसए विथ डिफरेंट नेशन, एज वेल एज जो घर इनके डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी ये कहीं ना कहीं हार्म करेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इससे अभी क्या समझ में आता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमें समझ में आता है कि जब आपका डेमोक्रेसी होता है और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो उसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेचर है वो मनमाने स्वभाव से काम नहीं कर सकती है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉर्म्स है, उनका जो आपका अथॉरिटी है, अपना जो जुरिस्डिक्शन है, उसको वो आपके ओवर स्टेप नहीं कर सकते। अगर ओवर स्टेप करते हैं तो उसमें कोर्ट क्या है, वो आपकी उसकी संज्ञान लेती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल एंड वॉइड कर सकती है या फिर रेस्ट्रेन लगा सकती है। तो ये चीज़ें बताने के लिए ही मैं इस आर्टिकल को इसमें ऐड किया। तो अभी देखा जाना है क्या डेवलपमेंट होगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो आपका जजमेंट दिया, जो रूल दिया, उसके ऊपर इन्होंने कहीं इसमें टिप्पणी की है कि ये आपके यूएसए के पॉपुलेशन के लिए और प्लस प्रोड्यूसर्स के लिए ये जजमेंट सही नहीं है। तो देखा जाना है, क्योंकि अभी भी ये इस जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आज के लिए इतना ही। आज का जो वन जो आपका सितंबर का एनालिसिस है वो थोड़े बाद में मैं कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।